देखिए, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है सेक्शन 8, जहाँ पर हमें कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में समझना है। पहले हल्का सा हमने इंट्रोडक्शन भी लिया था इसके ऊपर। क्या होता है जब हमारे पास अलग-अलग टाइप का माल होता है, तो अब जीएसटी किस रेट पर लगे, जैसे मान लिया कुछ आइटम मिक्स हो गई। अब एक आइटम पर 18% का रेट है ना? एक आइटम पर 9% का रेट है, एक आइटम पर 28% का रेट है। तो अब अलग अलग रेट हम कैसे लगाएं, उसके लिए एक थोड़ी दिक्कत ये भी है कि हम एक साथ पैसा चार्ज करते हैं। उसमें हम जैसे किसी से गिफ्ट पैक ही ले रहे हो, आप गिफ्ट पैक में क्या होता है, फ्रूटी भी है, चिप्स भी है, अलग अलग चीजें मिक्स हो गई। वो बेसिक एग्जांपल आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब उसमें अलग अलग चीजें हैं। अब हम पैसा तो एक साथ लेते हैं, गिफ्ट का 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, उसमें टोकरी सी है, उसका भी पैसा इंक्लूड है। अब उसमें अलग अलग जीएसटी के रेट है, वो हमने रेट डिसाइड नहीं किया, मार्किंग नहीं करी, सब अलग अलग रेट नहीं बताया, एक साथ 500 1000 रुपए ले लिया। अब उस पर जीएसटी कैसे लगाएं? तो उसके लिए, या फिर वो होता है ना, जैसे आप होटल में रहने के लिए गए, तो रूम लिया और ब्रेकफास्ट फ्री है। फ्री तो कुछ होता नहीं है, कायदे से ब्रेकफास्ट का पैसा उन्होंने रूम के चार्जेस में ही ले लिया आपसे। तो कैसे ब्रेकफास्ट वाली अमाउंट पर अलग जीएसटी लगाएं या ना लगाएं, वो सब कुछ हमें यहाँ सीखना है। तो है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन 8 में। तो सेक्शन 8 हमें क्या बता रहा है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में? तो टैक्स लायबिलिटी ऑन ए कंपोजिट और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली। तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जब तक हमें यही नहीं पता कि कंपोजिट सप्लाई क्या है या मिक्स सप्लाई क्या है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सेक्शन 8 के क्लोज ए में बता रखा है कंपोजिट सप्लाई क्या होता है। तो कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज्यादा सप्लाई, सप्लाई मतलब सामान, सर्विसेज, क्योंकि जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया हमारा जो है कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी। वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, एक होगी मेन प्रिंसिपल सप्लाई, और उसको हम शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई और सच प्रिंसिपल सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई है, मान लिया हमने दो तीन चीजें मिक्स करके दी, लेकिन इसमें जो मेन होगी, मेन प्रिंसिपल सप्लाई होगी एक, और ये जो दो तीन या एक दो आइटम साथ में है, ये एक तरीके से उसके साथ की है। जैसे मैंने आपको कहा कि होटल में रूम हमने बुक कराया, ब्रेकफास्ट फ्री है, तो होटल में रूम बुक नहीं कराया तो ब्रेकफास्ट नहीं मिल सकता आपको, है ना? तो एक तरीके से प्रिंसिपल चीज ब्रेकफास्ट नहीं है, प्रिंसिपल सप्लाई रूम है, जो हमने होटल में रूम बुक कराया है। ऐसे ही आप बाई एयर जा रहे हैं और वहां पर टिकट 8000 रुपए की है, उसमें लिखा है कि अगर आप 8000 की बजाय 8500 या 9000 रुपए देंगे तो आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा या खाने को मिल जाएगा। अब क्या है, या ये हो सकता है आपने टिकट बुक कराई 9000 रुपए इंक्लूडिंग मील ऑन ड्यूरिंग द आपका जर्नी, आपको मील भी फ्री में मिल जाएगा। अब बिना टिकट बुक कराए एयर जाने की बजाय आप वहां मील तो ले नहीं सकते, तो मेन सप्लाई क्या है वहां उस सिचुएशन में? एयर टिकट जो आप जा रहे हैं। तो ये लिखा है कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज्यादा सप्लाई होगी, जिसमें से एक प्रिंसिपल होगी, और सारी की सारी सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई ही माना जाएगा। तो कहने का मतलब है जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वही रेट जीएसटी का सारी सप्लाई पे लगेगा। तो अगर आपका होटल पे मान लिया 9% लगता है, तो होटल में जो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा वो भी हम 9% ही मानेंगे। एक क्लोज बी में बता रखा है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में दो या दो से ज्यादा सप्लाई है, और वो क्या करता है कि हम वो प्रिंसिपल और ऐसी सप्लाई वाली बात नहीं है। इसमें एक नाम आता है कि ये नेचुरली बंडल्ड है। नेचुरली बंडल्ड का मतलब कि ये नेचुरली ऐड होता है, नेचुरली होता ही है। जैसे
होटल में ब्रेकफास्ट नेचुरली ऐड होता ही है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। आप बाई एयर जा रहे हैं तो वहां पर आपको मील नेचुरली है। रेलवे में आपने गए तो वहां कुछ फैसिलिटी नेचुरली बंडल्ड है, लेकिन जो मिक्स सप्लाई है वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, आपने उसको जबरदस्ती से मिक्स करा है अलग अलग चीजों को, नाम भी क्या, मिक्स। अब इसमें क्या है, आपने एक गिफ्ट पैक बनाया, उसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, बादाम डाल दिए, रोस्टेड काजू डाल दिए, साथ में फ्रूटी डाल रहे हो, साथ में चिप्स डाल रहे हो, इनका कोई आपस में कायदे से एज सच नेचुरली बंडल नहीं है, क्योंकि अलग से भी आराम से बिकता है ना। तो ये जो मिक्स करा आपने, जो नेचुरली बंडल नहीं है, तो इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो ये कह रहे हैं, आप ये चेक करो सबसे हाईएस्ट रेट क्या है जीएसटी का। तो जो हाईएस्ट रेट है वो सभी सामान पर लगेगा मिक्स में। जैसे मेन सप्लाई है, मान लिया ये कंपोजिट सप्लाई है, इसमें 9% है, इस पे 18% है। लेकिन कंपोजिट सप्लाई है, अगर ये कंपोजिट सप्लाई है तो 9% लगेगा टोटल वैल्यू का, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई मेन सप्लाई 9% अट्रैक्ट करी है जीएसटी। लेकिन वहीं अगर ये मिक्स सप्लाई है जहां पर नेचुरली बंडल नहीं है, आपने वैसे ही कुछ चीजें ऐड करके दी हैं, तो वहां पर ये अलग अलग चीजें हैं, एक पर 9% है, एक पे 18 है, तो सभी पे 18% लगेगा। तो जो हाईएस्ट रेट होगा वो सब पर लगेगा। कंपोजिट में मेन सप्लाई वाला रेट सब पर लगेगा, दोनों में यही फर्क है। तो इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। GST is payable on goods or service or both at the notified rates. Classification of any supply, whether goods or services, category or services is essential. आपको क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, क्योंकि बिना उसे क्लासिफाई करे आपको कैसे पता चलेगा कि उस पर क्या रेट लगाना है। तो टू डिटरमाइन द एप्लीकेबल रेट ऑन जीएसटी, द एप्लीकेशन ऑफ रेट पोजेस नो प्रॉब्लम इन सप्लाईज ऑफ इंडिविजुअल गुड्स। तो अगर अकेला सामान है तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन उसमें भी है, लेकिन इतनी टेंशन नहीं है। टेंशन क्यों है, लाखों करोड़ों तरीके के सामान है, अब उन सब का कैसे जीएसटी अलग अलग करा जाए। तो उसके लिए भी कैटेगरी है, उनका कोड है, लेकिन बड़ी दिक्कतें होती हैं कई बार हमें पता लगाने कि इस चीज पे क्या जीएसटी रेट लगेगा। तो इंडिविजुअल आइटम में भी दिक्कत आती है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं है, जहां मिक्स हो गई वहां तो और ज्यादा समस्या। तो ये लिखा है कि इंडिविजुअल सर्विस और गुड्स में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन इट मींस कि हम पता लगा सकते हैं क्या जीएसटी रेट होगा, क्योंकि अगर हमें पता है कि वो कौन सा सामान है तो जीएसटी का रेट पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये सिंपल नहीं होगा, अगर हमें सीधा सीधा ये पता नहीं लग पाएगा, कई बार क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, हमारे दो तीन चीजें गुड्स सर्विसेज या दोनों गुड्स और सर्विसेज दोनों मिक्स हो रही हैं, तो वहां पर अलग अलग रेट आ जाता है टैक्सेस का। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर अलग अलग रेट आता है तो चैलेंज आ जाता है कि कौन सा रेट लगाया जाए। तो इसके लिए जीएसटी ने सेक्शन 8 लाए और उन्होंने बताया कि हम बताएंगे आपको कि क्या सिस्टम अपनाया जाए। तो उसके लिए क्या बताया गया, कंपोजिट या मिक्स सप्लाई, दो कॉन्सेप्ट लाए गए। एक नेचुरली बंडल्ड है विच इज कंपोजिट सप्लाई, और एक नॉट नेचुरली बंडल्ड है मींस मिक्स सप्लाई। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरली बंडल्ड सप्लाईज emanating from the definition of composite supply. composite supply या नेचुरली बंडल्ड एक ही बात है। तो वो जो हमने सेक्शन 8 क्लोज ए में पढ़ा उसे दोबारा देखते हैं। व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब है कि जो सप्लाई टैक्सेबल पर्सन कर रहा है, हमें ये पता है कि अगर टैक्सेबल पर्सन सप्लाई करता है तभी जीएसटी पेबल होता है। तो टैक्सेबल पर्सन ने जो है सप्लाई करी रेसिपिएंट को, और उसके अंदर दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सर्विसेज है। अब दो या दो से ज्यादा सर्विसेज हैं, फ्री हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं क्योंकि जीएसटी लगेगा नहीं। टैक्सेबल सर्विसेज हैं या गुड्स हैं या दोनों मिक्स हैं, ठीक है, और वो नेचुरली बंडल्ड है, एक दूसरे से नेचुरली रिलेटेड है, बर्डन है, और एक प्रिंसिपल सप्लाई भी है। अब मान लिया नेचुरली बंडल्ड है लेकिन प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, हम नहीं पता लगा सकते, तो मिक्स में पहुंच जाएगा। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ होना चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, और एक प्रिंसिपल भी होना चाहिए। तो कंपोजिट सप्लाई और सर्विसेज में क्या होगा, नेचुरली हमारा बंडल्ड होना चाहिए,
और प्रिंसिपल सप्लाई भी यहाँ पर होना चाहिए। प्रिंसिपल सप्लाई का क्या मतलब है? प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब है सप्लाई जो हो रही है वो एक तरीके से जो असेंशियल मेन एलिमेंट है प्रिंसिपल सप्लाई है, उसके साथ में कुछ और चीजें आ रही हैं आपके, है ना? Works, content and restaurant services are classic example of composite supply, but the GST law identify both as a supply or service, as you would have seen in the discussion in the schedule second. अब देखिए क्या है कि आप रेस्टोरेंट में गए, अब रेस्टोरेंट में गए और वहां पर आप बैठे और बैठ करके आप खाना ऑर्डर किया और आप खा रहे, तो आप एक सर्विसेज ले रहे हैं, जो जगह है वहां की, वहां आप प्लेट है, वो बर्तन दे रहे हैं आपको, बैठने की जगह दे रहे हैं आपको, अच्छा माहौल दे रहे हैं, म्यूजिक चला रखा है, एसी चला रखा है, तो ये सब सर्विस है। उसके बाद जो खाना आ रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों नेचुरली बंडल्ड है कायदे से, और यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई की बात आएगी। क्या है, तो इन सबसे अलग इन्होंने पहले ही स्केड्यूल सेकंड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहां ये बता दिया कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसको सप्लाई और सर्विसेज माना जाए, ठीक है ना? तो ये बात ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन ये इन नेचुरली बंडल्ड है कि आप रेस्टोरेंट में गए हैं, बैठे हैं और वहां खाना खा रहे हैं, ठीक है ना? एंड चार्जेबल टू स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स मेंशन अगेन इज ऑफ सर्विस वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट, वहां पर हमारा जो रेट बता रखा है वो जीएसटी लग जाता है। लेकिन जो अदर कंपोजिट सप्लाई है जो स्पेसिफिकली कहीं स्केड्यूल सेकंड में बता नहीं रखा है या अलग से रेट उस कंपोजिट सप्लाई का नहीं है, तो वहां क्या करें? वहां वर्क कॉन्ट्रैक्ट की केस में या रेस्टोरेंट के अलावा क्या करें, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो कंपोजिट सप्लाई है या नहीं है। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उसके अंदर गुड्स है, सर्विसेज है, क्या है, और प्रिंसिपल सप्लाई क्या है और उसका रेट क्या है ना? तो हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विस आर बंडल्ड in the ordinary course of business? Whether the services are bundled in ordinary or not would depend upon the normal or frequent practice followed in area of business to which service relate. तो हमें एक देखना पड़ेगा नेचुरली बंडल्ड है या नहीं। Such normal and frequent practice adopted in a business can be ascertained from the several indicators: the perception of the consumer or the service recipient. If large number of service recipient of such bundled service reasonably expects a service to be provided as a package, then such a package could be treated as a naturally bundled in the ordinary course of business. For example, mobile phone is always sold with the battery. अब आप एक बात बताओ, मोबाइल फोन खरीदने के लिए गए, अगर वो ये कह रहे हैं जी ये रहा मोबाइल, तो आपकी एजम्पशन क्या होगी? इसके अंदर बैटरी होगी या अलग से खरीदनी है? होगी। ये नेचुरली बंडल्ड है, हमें पता है कि उसके अंदर बैटरी है, ठीक है। पहले तो चार्जर भी नेचुरली बंडल्ड ही होते थे, ये चार्जर आते ही आते थे, है ना? ईयरफोन मतलब जो चीज आनी आनी है लगभग 90% केस में मोर देन मेजोरिटी आ रही है, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि भैया ये तो नेचुरली बंडल्ड है ही, इसके अंदर कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? तो एक परसेप्शन कंज्यूमर की कि ये चीज साथ में आएगी या नहीं, अगर ये लगता है कि हाँ ये तो है, एक कॉमन फीचर है, ये साथ में आता है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मेजोरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर बंडल ऑफ सर्विसेज। ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बंडल ऑफ सर्विस ऑफ कैटरिंग ऑन बोर्ड एंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज बंडल ऑफर्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ एयरलाइंस। जैसे आप यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, पता चला 24 घंटे की फ्लाइट है, तो वो खाना साथ में दे रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट में उन्हें 1 लाख रुपए की टिकट ले रहे हैं वो आपसे, तो आपको खाना दे रहे हैं, वो ज्यादातर यही हो रहा है। तो ये मेजोरिटी सर्विस प्रोवाइडर ऐसे ही कर रहे हैं, तो ठीक है ना, हम ये मानते हैं कि हाँ भाई सही है। The nature of various service in bundle will help in determining whether or not services are bundled in ordinary course of business. If nature of service that one is service and other combined with a service in the nature of incidental or ancillary service which help in better enjoyment of main service, then it would be treated as a service bundle. हमें पता है जो मेन काम कर रहे हैं उसके साथ में ये उसको हेल्प कर रही है, एनहेंस कर रही है, तो ठीक है ना, उसके साथ ही रिलेटेड है। जैसे
Service of stay in a hotel is often combined with the provision of breakfast and dinner, provided free of cost during the stay. Such service is an ancillary service to the provision of the hotel accommodation, and the resultant package would be treated as a service naturally bundled in the ordinary course of business. ठीक है ना? तो जैसे अब क्या होता है कि हमने लिया होटल में रूम बुक कराया और वहां फ्री ब्रेकफास्ट है, तो ये उससे रिलेटेड ही तो है। अदर इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना? क्या क्या? देयर इज ए सिंगल प्राइस और द कस्टमर पेज द सेम अमाउंट नो मैटर हाउ मच ऑफ द पैकेज दे एक्चुअली रिसीव और यूज। जैसे आपको बोला जाए कि ये एक प्राइस है, इस प्राइस में आपको ये चीजें मिल रही हैं, तो हम ये मानेंगे प्राइस अलग अलग नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं है, तो वो इसके अंदर नेचुरली बंडल्ड ही है। एलिमेंट्स आर नॉर्मली एडवर्टाइज एज ए पैकेज। जैसे आपने कहा जी हम जा रहे हैं दुबई घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपने क्या एक टूर एंड ट्रेवल पैकेज से बात करी, उसने कहा जी आप यहाँ से दिल्ली पहुंचो, दिल्ली हवाई जहाज की टिकट इसमें इंक्लूड है, आप दुबई उतरोगे, वहां पर एक ड्राइवर आपको लेने आ जाएगा, वो आपको होटल रूम में पहुंचाएगा, फिर आपको पहले दिन वो यहाँ घुमाने लेकर जाएगा, वापसी आएगा, खाना इंक्लूड है, अगले दिन आपको फिर ड्राइवर आएगा वो वहां लेकर जाएगा, ऐसे 5-7 दिन का है। फिर जिस दिन वापस आना है उस दिन आपको वो दुबई में जो है आपका एयरपोर्ट वहां छोड़ेगा, फिर वहां दुबई से यहाँ आप इंडिया आ जाओगे, है ना? इंडिया से आप अपने घर जाना। तो अब ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो नेचुरली बंडल्ड ही तो है ये थोड़ी ना अलग अलग चीजें हैं और हमने जबरदस्ती की जोड़ दी है, तो जनरली ऐसे पैकेज चलता है, तो ये नेचुरली बंडल्ड ही है। द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली, ये हमेशा की बात नहीं है, अवेलेबल है। जैसे हम मान लिया दुबई जा रहे हैं, दुबई की टिकट अलग ले लें, वहां से टैक्सी अलग बुक करा ले, होटल अलग बुक करा ले, हैं, लेकिन जनरली लोग बाहर जाते हैं टेंशन फ्री होने के लिए, एक साथ हम चीजें कर लेते। The different elements are integral to one overall supply. If one or more is removed, the nature of supply would be affected. तो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब आप कॉमन सेंस लगा सकते हो जब भी कि जनरली ये है या नहीं। अब देखो आप एक दुकान पर गए, उसने कहा कि एक प्रेशर कुकर खरीदो, अगर आप एक प्रेशर कुकर खरीदेंगे तो हम आपको एक कोल्ड ड्रिंक फ्री देंगे। तो ये क्या लेना देना भैया उसका, प्रेशर कुकर का कोल्ड ड्रिंक से कोई लेना देना नहीं है, आप लीजिए नहीं लीजिए कोई अलग से मिल रही है प्रेशर, मतलब कोई सेंस नहीं बैठ रही बात की, तो ये नेचुरली बंडल्ड है ही नहीं। हमें समझ में आ रही है बात, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि नेचुरली बंडल्ड है या नहीं। और जनरली ये चीजें अलग ही लेते हैं लोग, जबरदस्ती ऐड कर रही है, जनरली अलग ही लेते हैं। अब पैकेज है दुबई का पैकेज, तो ऐसा नहीं है जनरली सब अलग ही लेते हैं जी, पूरा पैकेज कोई लेता ही है, तो लेते हैं जनरली पैकेज भी लेते हैं लोग। तो इसलिए हमें ये देखना जबरदस्ती का तो आपस में एडिशन नहीं कर रखा है। नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कैन बी लेड डाउन टू डिटरमाइन whether a service is naturally bundled in the ordinary course of business. Each case has to be individually examined in the backdrop of several factors, some of which are outlined below. above ये भी नहीं है कि जो हमने लिस्ट बताई यही है, सबसे बड़ी चीज है कॉमन सेंस, आपको कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा। The above principle explained in the light of what constitute a naturally bundled services can be gainfully adopted to determine whether a particular supply constitute a composite supply under GST, and if so, what constitute the principal supply, तो उसको आपको पता लगाना है, और रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई का पूरी कंपोजिट सप्लाई पर आपको लगाना है। तो कुछ कंपोजिट सप्लाई के एग्जांपल देखते हैं। एक 5 स्टार होटल है, बुक करा है, कॉन्फ्रेंस है हमारी 100 लोगों की, और लमसम हमने पैकेज किया है, सब लोग रहेंगे वहां पर, ब्रेकफास्ट होगा, टी कॉफी स्नैक्स होगा, फिटनेस रूम में भी वो जा सकते हैं, जिम वगैरह यूज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम अवेलेबल होगा, बिजनेस सेंटर रहेगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, नेचुरली बंडल्ड है, कोई टेंशन नहीं है, कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, कुछ एक मैन्युफैक्चरर है, एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट पैक्ड इन ए डिजाइनर बॉक्सेस, आउटलेट पर रहेगा। फर्दर मैन्युफैक्चरर वुड आल्सो गेट देम इंश्योर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट
In this case, supply of goods, packing, service, transport and insurance is composite supply, wherein supply of goods is the principal supply. तो जब हम कहीं सामान को भेजते हैं तो रास्ते में आना जाने का खर्चा इंक्लूड होना एक नॉर्मल बात है, उसका इंश्योरेंस होना भी नॉर्मल बात है, और पैकिंग होना भी एक नॉर्मल बात है, जो नेचुरली बंडल्ड है. When a consumer buys a television set and also get mandatory warranty and a maintenance contract, this supply is a composite supply. In the example, supply of TV is the principal supply, warranty and maintenance are ancillary. जैसे आप कार खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि आप 2 साल 3 साल की सर्विस फ्री है, तो कंपोजिट सप्लाई तो है वो. तो ये बार बार आ रहा है. एक ट्रेवल टिकट है, उसके अंदर फूड है, फ्री इंश्योरेंस है, एयरपोर्ट लॉन्च का यूज है, सामान ले जाना लाना है, सब क्या है, एकदम कंपोजिट है, नॉर्मल है. हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट? तो कंपोजिट में हमने क्या बात करी, 2 या 2 से ज्यादा है तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी का रेट हम लगाएंगे एंटायर वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई पर. ठीक है. रति कंप्यूटर सप्लाई लैपटॉप 52,000 along with laptop bag 3,000 to customer for 55,000. बीइंग नेचुरली, अब ये लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग आना एक नेचुरली बंडल्ड है या नहीं? लैपटॉप बैग तो चाहिए ही होता है, ज्यादातर लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग आते ही. Being naturally bundled, supply of laptop bag along with laptop is composite supply, which is treated as a supply of principal, that is laptop. Assuming the rate of laptop is 18 and laptop bag is 28%. तो लैपटॉप बैग पे 28% लगता है, लैपटॉप पे 18. तो कंज्यूमर के लिए तो फायदे का सौदा यही है कि लैपटॉप बैग लैपटॉप के साथ ही रहे, 18% का जीएसटी लगेगा, नहीं तो लैपटॉप बैग पर अलग से करेंगे तो 28% का जीएसटी लगेगा. तो रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई 18%, पूरे 55,000 रुपये लगेगा. तो नेचुरली बंडल्ड का नुकसान नहीं, फायदा भी होता है. ठीक है ना. तो कुछ सिचुएशन में हमारे बोर्ड ने एक क्लैरिफाई किया है कि गिवन सप्लाई कंपोजिट है एंड इफ यस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल सप्लाई. तो इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जहां पर कंफ्यूजन हो सकती है कि ये कंपोजिट सप्लाई है या नहीं. तो इन्होंने बता रखा है बोर्ड ने कि हाँ भाई ये कंपोजिट सप्लाई है. तो यहाँ अगर कंपोजिट सप्लाई है तो दूसरी दिक्कत क्या है कि हाँ मेन प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, तो उसके बारे में भी बता रखा है. तो कुछ बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं. जैसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री इश्यूज. द प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया in particular faced a dilemma in determining whether the nature of supply provided was that of goods or services. जैसे प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग में वो प्रिंटिंग सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है. सबसे पहली बात तो ये दिक्कत है. Another doubt was whether in case where certain contracts involve both supply of goods and services, whether the same would constitute a supply of goods service or it would be composite, और अगर कंपोजिट होगी तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी. Thus, it is clarified that supply of books, pamphlet, brochures, envelopes, annual reports, leaflets, cartons, boxes, etc. printed with logo, design, name, address or other content supplied by the recipient of such printed goods are composite supply, and the question whether such supply constitutes supply of goods or service would be determined on the basis of what constitute the principal supply. मैंने आपसे कहा कि भैया मेरे विजिटिंग कार्ड छाप, वो क्या है, उसमें छपाई भी हुई है, उसके अंदर जो मेरे विजिटिंग कार्ड है उसके कार्ड की कॉस्ट भी है, तो ये गुड्स माना जाए, सर्विस माना जाए, कंपोजिट माना जाए, क्या माना जाए, और उसमें फिर अगर कंपोजिट है तो उसमें प्रिंसिपल क्या है. तो इसके बारे में बोला गया है कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या होगा. तो इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्फलेट, ब्राउचर, एनुअल रिपोर्ट्स एंड द लाइक वर ओनली कंटेंट is supplied by the publisher or the person who own the user right to the intangible inputs, while the physical inputs including paper used for printing belong to the printer. Supply of printing of the content supplied by the recipient of the supply is the principal supply, and therefore such supply would constitute supply of service. ये क्या कह रहा है? आप, मैं हूं प्रिंटर,
अब आपने कहा जी हमारे लिए बुक छापो, अब बुक का कंटेंट कौन देगा? आपने मेरे से क्या कहा, बुक छापो हमारे लिए, तो कंटेंट आप मुझे दे रहे हैं। वो कंटेंट आपने मुझे दिया, मैंने उसको छाप कर आपको दे दिया। छापने के लिए पेपर लगा और मैंने उसको प्रिंटिंग करी, लेकिन वो जो ओनरशिप है, कॉपीराइट है वो बुक का, वो आपका है, मेरा नहीं है। तो मैंने क्या करा, जॉब वर्क करा। और जॉब वर्क के लिए क्या बोल रखा है, जॉब वर्क में सप्लाई ऑफ गुड्स भी होता है, सर्विस भी होता है, क्योंकि सामान भी है, पेपर भी तो है। लेकिन ये क्लैरिफाई हो चुका रेस्टोरेंट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कि दोनों में ही गुड सप्लाई होता है, लेकिन इसे सप्लाई माना जाता है। तो यहां पर यही बात बोली गई कि अगर जो कंटेंट है उसकी ओनरशिप राइट, कॉपीराइट ओनरशिप किसकी है, सप्लायर की है, प्रिंटर की है? नहीं, यहां पर क्या बोल रखा है, जो रेसिपिएंट है उसी की है। ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा क्या लिखा है। इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्फलेट वगैरह है, वर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर और the person who owns the user right to the intangible inputs, while the physical input including paper belong to the printer. तो supply of printing of the content supplied by the recipient of supply. तो देखो ये है एक प्रिंटर और एक है कौन, जो जिसे बुक की रिक्वायरमेंट है ना, मान लिया पब्लिशर बोल देते हैं। तो पब्लिशर ने प्रिंटर से कहा हमारे लिए छापो, तो इसने इसको बुक छाप कर दी। इसने क्या दिया, कंटेंट, और इसने बुक इसको वापस दे दी। तो अब मैटर किसने भेजा, पब्लिशर ने। मैटर का ओनरशिप किसके पास है, पब्लिशर के पास। प्रिंटर ने क्या करा, जो भी कंटेंट था उसको रिसीव करके उसे पेपर पर छाप कर दे दिया। तो यहां लिखा है कंटेंट सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट, पब्लिशर है, तो पब्लिशर को ही तो मिल रही है बुक छप के। तो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इसी का ही कंटेंट है, तो ये इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड देयरफॉर सच सप्लाई वुड कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा इसको। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप्स, लेटर, कार्ड्स, printed boxes, tissues, napkin, wall paper, etc. by the printer using its physical input, including paper to print the design, logo, etc. supplied by the recipient of goods. तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, है ना। एंड द सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट इज एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड देयरफॉर सच सप्लाई वुड कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये कह रखा है, देखो बुक वगैरह एक बड़ी चीज हो गई जहां पर काफी बड़ा कंटेंट है, और एक क्या होता है, लोगो डिजाइन हल्का सा है, और क्या कहते हैं विजिटिंग कार्ड है। तो ये इसमें इसमें जो है कंटेंट बहुत बड़ा नहीं है, इसके अंदर क्या है, कंटेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, मेन ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहाँ पर तो मेनली वो सामान ही तो दे रहा है आपको। तो यहाँ लिखा है इनके सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप। अब एनवलप में कंटेंट कितना है, कुछ ऐसा नहीं, नाम वाम लिखा है, ये सब लिखा है। लेटर कार्ड है, प्रिंटेड बॉक्सेस हैं, नैपकिन होता है, नैपकिन होता है रेस्टोरेंट में गए कोने में नाम छपा है हल्का। तो मेनली ये चीजें क्या है, तो ये प्रिंटर क्या कर रहा है, मेनली तो इसमें फिजिकल इनपुट का सारा कॉस्टिंग है, इंक्लूडिंग पेपर टू प्रिंट द डिजाइन वगैरह सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। तो ये क्या है, यहाँ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स लिखा, वहां रेसिपिएंट ऑफ सर्विस लिखा, ठीक है ना। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, और सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑफ कंटेंट इज एंसिलरी टू द प्रिंटिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये मेनली सप्लाई ऑफ गुड्स माना। फूड सप्लाई टू पेशेंट्स, क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसमें खाना भी आता है, ठीक है। तो फूड सप्लाइड टू द पेशेंट्स आर एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर इज ए पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर एंड नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। पता चला हॉस्पिटल में गए, अब तो होटल ही है हॉस्पिटल भी, वहां पता चला 10,000 रुपए रोज का किराया है एक रूम का, लेकिन उसमें खाना फ्री है, जो डॉक्टर कहेगा वैसा खाना उसके पास आ जाएगा पेशेंट के पास। अब खाने के पैसे अलग से चार्ज नहीं कर रहे, तो ये क्या है, ये कंपोजिट है या मिक्स है, कंपोजिट ही है।
भाई, वरना कोई हॉस्पिटल में जाके वहां का दलिया थोड़ी ना खाने जाएगा। तो यहाँ लिखा है अदर सप्लाई ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट नॉट एडमिटेड और देयर अटेंडेंट आर और विजिटर आर टैक्सेबल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीधी सीधी सी बात कि जो हमारा पेशेंट को चार्ज हो रहा है और वो इंक्लूडिंग है तो वो कुछ नहीं है, मेन उसी का ही पार्ट है वो। लेकिन अगर पेशेंट के अलावा और कोई, जैसे मान लिया पेशेंट के पास खाना है, उसका अटेंडेंट भी है साथ में कोई और, उसने कहा भैया मुझे भी खाना ला दे, उन्होंने कहा 100 रुपए की थाली है, उन्होंने कहा भैया ला दे मुझे भूख लग रही है, ये 100 रुपए तो अलग है ना, ये पेशेंट के किराए के अंदर थोड़ी ना है, तो ये अलग से जीएसटी लगेगा इसमें, ये अलग चीज है। एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। In case of bus body building, there is a supply of goods and services. Thus, classification of the composite supply as goods or service would depend on which supply is the principal supply, which may be determined on the basis of fact and circumstances in each case. क्या होता है? बस होती है, आपने देखा बस, असल में बस की जो बॉडी होती है पीछे से, वो जब कंपनी से बस खरीदी जाती है तो जनरली वो बॉडी साथ में नहीं होती। क्या होता है, ट्रक आपने देखे होंगे, कभी आप हाईवे पे जा रहे हो तो ट्रक जा रहे होते हैं नए, बिल्कुल उस नए ट्रक में केवल जो ड्राइवर है आगे वही बैठा होता है, हल्का सा पीछे से पूरा ट्रक खाली सा होता है, उसके पीछे कोई बिल्डिंग नहीं होती है, बॉडी नहीं होती है, तो वो बॉडी बाहर से बनवाई जाती है। हो सकता है हम कंपनी से ही कह दें कि भैया बॉडी बनाकर दे दो, या बॉडी बनाकर ही बनी बनाई आ रही है, अगर बनी बनाई आ रही है तो वो तो कंपोजिट है, मेन हम ट्रक खरीद रहे हैं या बस खरीद रहे हैं उसका पार्ट है। लेकिन अगर हम अलग से बनवा रहे हैं तो फैक्ट पर देखा जाएगा कि क्या है, कंपनी ज्यादातर साथ में देती है या नहीं, क्या है ऑप्शन, वो सब देखा जाए। ठीक है। रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स विच इज कंपोजिट सप्लाई द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन केस ऑफ विच इज सप्लाई ऑफ सर्विस रबर यूज फॉर, क्या होता है, कई बार क्या होता है, रिट्रेडेड टायर का क्या मतलब है, पुराने टायर के ऊपर रबड़ चढ़वा ली जाती है, वही है ना ये, पुराने टायर के ऊपर रबड़ चढ़वा ली जाती है। तो क्या है कि हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे इसे, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि रबड़ जो है मेनली एंसिलरी सप्लाई है ना, सप्लाई ऑफ रिट्रेडेड टायर्स वेयर द ओल्ड टायर बिलोंग टू द सप्लायर ऑफ रिट्रेडेड टायर इज ए सप्लायर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ दो बातें हैं, ठीक है ना, मैंने क्या करा, आपको अपना टायर दिया और मैंने कहा भैया इस पर रबड़ चढ़ाओ, चढ़ा कर दे दो, है ना, तो आपने रबड़ चढ़ा कर दिया, तो ये क्या, आप मुझे सर्विस दे रहे हैं। और अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भैया मुझे पुराना टायर रबड़ चढ़ा हुआ दे दो, वो आप दे रहे हो, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिट्रीटेड टायर्स आर रिवैम्प्ड टायर ऑन विच द worn out tread, the part of the tire that makes contact with the surface of the road is replaced with a new tread। तो ऊपर का जो सिरा होता है उसको हटा करके उसके ऊपर वो चढ़ाया जाता है, या पुराने वाले घिसे हुए टायर के ऊपर ही चढ़ा देते हैं, है ना। तो अगर सप्लायर अपना टायर भी दे रहा है और साथ में वो चढ़ी हुई दे रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। मान लिया मैं आपके पास आया, आप हैं दुकानदार, मैं आपके पास आया अपनी कार लेकर, मैंने कहा टायर हो गया गंजा, इसके ऊपर भैया रबड़ चढ़ा दो, तो आपको मैंने कहा यही टायर लो, इस पर रबड़ चढ़ा कर दे दो, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। मैं आपके पास आया, मैंने कहा भैया रबड़ चढ़ा हुआ टायर है आपके पास पुराना कोई, आपने कहा हाँ, मैंने कहा ये वाला दे दो, मेरा वाला ले लो आप कबाड़े में, आपने कहा कुछ नहीं कबाड़े में, मैंने कहा रखो इसे, आप मुझे अपनी पुराना टायर दे दो रबड़ चढ़ा हुआ, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई की। ये सारी बातचीत थी कंपोजिट सप्लाई की। मिक्स सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई होता है दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, और वो हमने क्या करा है, हमने उन सबको ऐड कर दिया फॉर ए सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई। मतलब जहां पर कोई सप्लाई कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो वो मिक्स सप्लाई। तो आपको पहले चेक करना है कि ये नेचुरली बंडल्ड है या नहीं। द इंडिविजुअल सप्लाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट नेचुरली बंडल्ड। ठीक है, जैसे दो तीन चीजें खाने पीने की मिला दी जाए तो जनरली अलग बिकती है।
आपने जो ऐड करा है वो कभी कभार होता है, 80-90% जनरली वो मिक्स होकर नहीं बिकती हैं, अलग अलग बिकती हैं, तो वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, कंपोजिट नहीं है, मिक्स है। तो हाउ टू डिटरमाइन कि वो मिक्स सप्लाई है? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि वो मिक्स है या नहीं, आपको पहले ये चेक करना है कि वो कंपोजिट है या नहीं। अगर वो कंपोजिट नहीं है तो मिक्स है, ठीक है। ए सप्लाई कैन बी मिक्स्ड ओनली इफ इट इज नॉट कंपोजिट। तो एडिशनली सेपरेटली मिक्स पर सीधा नहीं जाओ, पहले चेकिंग करो क्या ये कंपोजिट है या नहीं, ठीक है। It can be said that the transaction consists of supplies not naturally bundled in the ordinary course of business। तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है मिक्स सप्लाई होने की, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, है ना। अगर हमने पहले चेक करा कि कंपोजिट सप्लाई है या नहीं और कंपोजिट सप्लाई नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये मिक्स है, तो मिक्स में हर एक का अलग अलग रेट पता लगाओ, जिसका रेट सबसे ज्यादा है वो पूरे वैल्यू पर लगा दो, ठीक है। हायर टैक्स रेट सब पर लगा देंगे। ए सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्ट ऑफ कैन फूड, स्वीट, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, फ्रूट जूस, ये जनरली सारी चीजें अलग अलग बिकती है, ज्यादातर यही होता है। अब आप कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हो तो पैक खरीदते हो क्या उसका, कि जिसके अंदर चॉकलेट भी है, चिप्स भी है, सबके साथ नहीं, वो तो कहीं गिफ्ट लेने में, दिवाली वगैरह, रक्षाबंधन पे कभी यूज हो गया, नहीं तो 99% साल में 360 दिन, 350 दिन तो अलग अलग ही बिकता है वो, तो वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो वो क्या है, सिंगल प्राइस में मिक्स सप्लाई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईच ऑफ दीज आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, और कोई दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये मिक्स सप्लाई है ना। और हम प्राइस क्या लगाएंगे, वही मैक्सिमम रेट लगा देंगे। अब देखो एक शॉपकीपर है, वो क्या कह रहा है, स्टोरेज वाटर बोटल्स बेच रहा है, अलोंग विद दे रहा है, अलोंग विद रेफ्रिजरेटर फॉर ए सिंगल प्राइस। Bottles and refrigerator can easily be priced and sold independently and are not naturally bundled. So such supplies are mixed supply. ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मान लिया रेफ्रिजरेटर ऐसा है जिसके साथ में अंदर, आपको पता है रेफ्रिजरेटर आता है, रेफ्रिजरेटर के साथ में अंदर आइस क्यूब के लिए वो जो ट्रे होती है वो जनरली साथ में आती है, उसका अलग से कोई प्राइस चार्ज नहीं है और साथ में आती है जनरली, और तो फिर उसके लिए कोई अलग से नहीं होगा, वो नेचुरली मिनरल्ड है और कंपोजिट है। ऐसे ही वो बोतल साथ में फ्री दे रहे हैं, अलग से कोई चार्जेस नहीं दे रहे, तो कंपोजिट ही है, फ्री है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं जी वो रेफ्रिजरेटर है 50,000 का, ये बोतल है 2,000 रुपए की, 52,000, 2,000 रुपए अलग से जोड़ के कंपोजिट कर दिया उन्होंने, तो अब भैया वो कंपोजिट जो है वो कंपोजिट नहीं है, क्योंकि बोतल तो अलग से मार्केट में खूब मिलती है, और जरूरी है नहीं कि रेफ्रिजरेटर ले, क्योंकि जनरली क्या होता है, रेफ्रिजरेटर कोई भी लेता है तो उसके पास पहले भी होता है, बोटल्स भी होती है, तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी फैक्ट पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेटेड तो है, रेफ्रिजरेटर और अंदर की बोतल रिलेटेड है एक दूसरे के से, तो नेचुरली बंडल्ड भी हो सकती है ना। आप 100% केस में ये बात नहीं कह सकते। ए हाउस इज गिवन ऑन रेंट थ्रू ए सिंगल रेंट डीड, one floor of which is to be used as residence and other for housing a printing press at a lump sum rent amount. So, sir, renting for two different purpose is not naturally bundled in the ordinary course of the business. तो इसे मिक्स सप्लाई माना जाए। देखो घर एक रहने के लिए और एक हमारा बिजनेस पर्पस के लिए, जनरली ऐसा होता नहीं है, तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें नेचुरली, नॉर्मली तो हम यही कहेंगे, लेकिन अगर जहां हम पर्टिकुलर, एक एक्सेप्शन हो सकता है इसका, जिस जगह हम बिलोंग करते हैं वहां पता चला 500 दुकान है, 500 की 500 दुकानों पे क्या, नीचे दुकानें ऊपर रेजिडेंशियल है, और वो ऐसे ही किराए पे सारी 500 दुकानें हैं, फिर वो नेचुरली बंडल्ड है उस सिचुएशन में, लेकिन वो स्पेशल केस, ठीक है ना। अगर स्पेशल केस नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं बताया, तो नेचुरली ऐसा होता नहीं है, तो हम उसे कहेंगे ये मिक्स है। हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन मिक्स, तो ये बात हो चुकी है, जो हाईएस्ट रेट है वही लगेगा, इसमें कोई बात ही नहीं। श्रृंगार एंटरप्राइज ने 10,000 के, हाँ एक बात जरूर याद रखना, मिक्स सप्लाई का मतलब नहीं है कि ये रिलेटेड ही नहीं होंगी आपस में, चीजें रिलेटेड तो होंगी, तभी हम 99% में हम उसको बंडल करते हैं। जैसे हमने चिप्स है, चॉकलेट है,
फ्रूटी है या कोल्ड ड्रिंक है, मिक्स कर दिया, तो सारी खाने पीने की चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम खाने पीने की चीजें हैं तो फिर तो ये नेचुरली बंडल्ड में ही आएंगी। असल में हमें ये देखना है सेपरेटली कितनी आराम से अवेलेबल है। अगर सेपरेटली बहुत ज्यादा आराम से अवेलेबल है तो ये मिक्स है। जैसे यही केस हमारा बोतल में लगा कि भाई बोतल, वाटर बोतल आराम से बाहर अवेलेबल है, लेकिन अगर आप जाएंगे रेस्टोरेंट में तो ऐसा नहीं है कि आप कहोगे जी हम बैठे हैं हम खाना नहीं खा रहे, वो अलग चीज है, वो खाना खाना अलग नहीं, नेचुरली है, खाएंगे बैठेंगे खाएंगे। ऐसे ही आप होटल में फ्री ब्रेकफास्ट है और आप रह रहे हैं वहां, तो रहने वालों को तो जनरली ब्रेकफास्ट है, वरना होटल में जाके कौन खाता। तो नेचुरली बंडल्ड और मिक्स में ये नहीं समझो कि मिक्स में वो रिलेटेड ही नहीं होंगे, रिलेटेड होंगे लेकिन मेन चीजें कंपोजिट नहीं है। और दूसरा ये अलग अलग आराम से अवेलेबल है चीजें यार। 10,000 किट है, 50 रुपए की एक है, 5 लाख रुपए की दी है इन्होंने। हर एक किट में क्या, एक शैम्पू है, एक फेस वॉश है और एक काजल पेंसिल है। अब देखो ये अलग अलग बिकती हैं खूब, तो ये ऐड कर दिया तो मिक्स सप्लाई है, कंपोजिट नहीं है, नेचुरल बंडल तो होता नहीं है, तो एक मिक्स सप्लाई है ना। अब इसमें क्या रेट क्या है, रेट है तो शैम्पू पे 18% है, फेस वॉश पे 28% है, काजल पेंसिल पे 12% है, तो हाईएस्ट रेट क्या है 28%। तो 5 लाख रुपए पूरे पे 28% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है ना। तो समझदारी क्या है बिजनेस में, आप मिक्स सप्लाई करें तो उन चीजों को करें जिनके रेट एक जैसे हो, अदरवाइज सारी अमाउंट पर। या फिर अगर कोई हाईएस्ट रेट वाला है तो उसकी वैल्यू 80-90% वैल्यू है पूरे की, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पता चला आपने एक चीज ऐसी बंडल कर दी 1,000 रुपए की आइटम में, 50 रुपए की एक आइटम ऐसी कर दी जिसका रेट 28 है, बाकी सबका 18 है। तो आप बेवकूफ है, वो 100 रुपए की आइटम बीच में 50-100 रुपए की आइटम डाल के सब पे ही टैक्स ज्यादा पड़वा रहे हो। तो ये थोड़ी सी समझदारी वाली बात है। कॉस्ट बढ़ेगी तो कस्टमर कम खरीदेंगे। More than one supply made together and taxes at individual rate. There are, can also be a case where an activity or transaction involves more than one supply of goods or service or both, but neither they are composite nor can be as a mix. मैं 2 या 3 सप्लाई दे रहा हूं आपको अलग अलग, तो ना तो वो मिक्स है ना ही वो कंपोजिट है। दैट इज ऑल सप्लाई कैरी इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सेपरेट कंसिडरेशन अगर इंडिकेटेड है हर एक सप्लाई का, तो हर एक सप्लाई को अलग मानिए और अलग अलग उस पर टैक्स लगाइए। इन केस ऑफ सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स और सर्विस, लेबल लगेगी और गुड्स भी दिया जाएगा आपको, सामान भी है स्पेयर पार्ट्स भी है। तो वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर शोन सेपरेटली, the goods and service would be liable to tax at the rate applicable to such goods and service separate। तो आपने क्या करा, कार की सर्विस कराई, उसमें सामान डाला, उसका अलग प्राइस है, लेबर के चार्जेस का अलग है, ऑयल डाला, ऑयल क्या है गुड्स, उसका अलग प्राइस है, लेबर चार्जेस अलग है, तो अलग अलग है तो अलग अलग रेट लगेगा। यहाँ 2-3 चीजें है ना, तो यहाँ अगर ये होता एक ही रेट हमने तय कर रखा है 5,000 रुपए, और भैया 5,000 रुपए में सब कुछ होगा, लेबर भी होगी सब कुछ होगा, अलग अलग कोई मेंशन नहीं, तो वो कंपोजिट है या मिक्स है वो देखना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, वो कंपोजिट हो गई अगर, तो उसके अंदर फिर कौन सी प्रिंसिपल बात है वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली जब आप सर्विसिंग के लिए जाते हैं बिल में हर एक आप खुद ही कहते हैं भैया अलग अलग रेट क्या है, तो अलग अलग रेट बताए जाएंगे, तो उस पर अलग अलग ही टैक्स रेट लगेगा। तो ये था हमारा चैप्टर मिक्स और कंपोजिट सप्लाई जो है। इसके अलावा हमने पूरा चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, सप्लाई क्या होता है ना। तो एक अलग से मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा जिसमें हम इसका रिवीजन वीडियो होगा और उसमें सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो सो दैट आप इसे समराइज कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर इन्होंने जो बता रखा है इसको हम कर लेते हैं अभी इंक्लूड 5 मिनट में कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, लेकिन एक आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो अलग से मैं बनाकर डाल दूंगा जिसमें मैं ये पूरा चैप्टर का रिवीजन होगा कि भैया क्या है विद द शॉर्ट नोट्स। तो इस पूरे में हमने क्या पढ़ा है कि इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि टैक्सेबल इवेंट जीएसटी की होती है सप्लाई, और इस सप्लाई में हमने क्या पढ़ा, एक सप्लाई गुड्स की हो सकती है, सर्विस की हो सकती है, या दोनों चीजों की हो सकती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए
और ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, बिजनेस से रिलेटेड उसको बढ़ाने के लिए हो। तो ये पैरामीटर 3 हमारे होने चाहिए, तभी हमारी सप्लाई मानी जाती है और जीएसटी उस पर लगता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं, मींस सप्लाई इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ये वाला केस नहीं है तो भी हम उसे सप्लाई मान लेते हैं, या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी हम उसे सप्लाई मान लेते हैं। लेकिन गुड्स और सर्विस तो होना ही पड़ेगा, बिना उसके थोड़ी ना हो जाएगा। तो एक्सेप्शन किसके हैं? बिना कंसिडरेशन के। तो इस शेड्यूल 1 में हमने डीम्ड सप्लाई बता रखी है विदाउट कंसिडरेशन, तो शेड्यूल 1 में ये बता रखा है कि भैया कंसिडरेशन नहीं है फिर भी है। फर्दर इंपोर्ट और सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये इंपोर्ट है, आप सर्विस को इंपोर्ट करिए बाहर से, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो भी वो आपकी टैक्सेबल हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो कि हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं, इसका मतलब वो हम, और कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसे हम हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानते हैं या उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। मतलब कुछ केस ऐसे हो गए ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, कुछ केस ऐसे हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, यहाँ पर कंफ्यूजन है ना। तो सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है? सप्लाई में वो सप्लाई होती है जो बिजनेस के दौरान हो, ठीक है, और सप्लाई कैश के लिए भी हो सकती है, उधार भी हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को भी सप्लाई में माना गया है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो। कुछ सप्लाई ऐसी है जो विदाउट कंसिडरेशन है, उसे भी सप्लाई माना गया है ना। और कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया और कुछ एक्टिविटी है जिसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। लेकिन कुछ सप्लाई है जिन्हें हटा दिया गया है, जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये वही बता रखा है जो हमने बात करी कि कंसिडरेशन है होता है बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो उसे हम क्या मानते हैं? सप्लाई ऑफ सप्लाई मानते हैं और उस पर जीएसटी लगता है। ये अलग अलग लोगों के बीच में हो सकता है या आप अपने मेंबर वगैरह को भी फैसिलिटी दे सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो, कंसिडरेशन हो, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो, लेकिन एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस में हमने इसका एक्सेप्शन भी देख लिया था। विदाउट कंसिडरेशन डीम सप्लाई हमने स्केड्यूल 1 में पढ़ा था, जहां पर हम सप्लाई पर लगा देते हैं जीएसटी चाहे उस पर कंसिडरेशन नहीं होता। ये हमने केस पढ़े थे कि कोई अपना बिजनेस की एसेट सेल आउट कर रहा है, पे कर रहा है, खत्म कर रहा है, लेकिन वो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका है, तो वो हमने करा था। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे हमने ब्रांच वगैरह का केस देखा था, और प्रिंसिपल एजेंट के बीच में सप्लाई हो रही है, तो वो केस हमने देखा था। इंपोर्ट ऑफ सर्विस देखा था, है ना। और फिर हमने देखा था कि जब हम गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होती है, लेकिन अगर हम गुड्स को ट्रांसफर नहीं करते, राइट टू यूज कहते हैं, जैसे हमने अपना घर ट्रांसफर नहीं किया, हमने कहा घर किराए पे ले लो, तो वो राइट है यूज करने का अपने गुड्स को, असेट को, तो वो सर्विसेज माना जाता है ना। ये उसके लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में है। अगर मैंने आपको कोई सामान दिया और उस पर कोई ट्रीटमेंट करना है, आपने उसमें किया, मान लिया मैंने कपड़ा दिया उस पर कलर करना है, तो वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। असेट को बेचना सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, यूज करना सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। रेंट पर देना कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। कुछ कंपोजिट सप्लाई होती है जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट या रेस्टोरेंट में, उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। कुछ ऐसी सप्लाई है स्केड्यूल 3 में हमने पढ़ी थी जो जीएसटी लगता ही नहीं, टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं, है लेकिन मान नहीं रहे, कह रहे है ही नहीं। जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में एम्प्लॉय जो सर्विस एम्प्लॉयर को देता है, जो हमारे कोर्ट सप्लाई देते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं,
डेथ के केस में जो फुनरल सर्विसेज होती हैं वो, सेल ऑफ लैंड क्योंकि इस पे जीएसटी नहीं लगता है, एक्सटेनेबल क्लेम उस पर भी हमारा नहीं लगेगा, अदर देन बेटिंग वगैरह हमने पढ़ा था, तो ये डायग्राम उसके बारे में बता रखा है। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई जो अभी हमने इस वीडियो में देखा, कंपोजिट सप्लाई जो नेचुरल बंडल्ड है और इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका जीएसटी का रेट लगेगा, और मिक्स सप्लाई जहां पर बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं तो हाईएस्ट रेट लगेगा। तो ये हमने देखा था, इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर भी हैं, तो आप इन सबको देखिएगा। इस चैप्टर के ऊपर हम जल्दी ही इसी वीक में टेस्ट लेंगे, ना केवल एमसीक्यू बल्कि थ्योरी का भी, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों टेस्ट लेंगे, तो आप इसको तैयार करिए। काफी बड़ा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 जो हमने आज इसको कंप्लीट किया, जो सप्लाई पर था चैप्टर नंबर 2 ना। ये काफी बड़ा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, तो इससे रिलेटेड आप आराम से सब कुछ पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट